हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हमारे रोमांटिसिज्म से। हमारा टॉपिक है आज का दी रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिसिज्म जो है एक इस तरह का मूवमेंट होता है, कल्चरल मूवमेंट होता है, जिसमें जो लोग हैं वो अपने देशभक्ति की जो भावना है उसको किसी भी हथियार के द्वारा, कोई लड़ाई झगड़े के द्वारा नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो अपना जो नेशनलिज्म है, अपना जो देशभक्ति का जुनून है, उसको आर्ट्स, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक, इन सब में जो है जोड़कर फिर हमें दिखाते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, रोमांटिसिज्म जो है इस तरह का कल्चरल मूवमेंट होता है जिसमें जो लोग हैं किसी भी वेपन का यूज़ ना करके, किसी भी वायलेंस का यूज़ ना करके जो है वो आर्ट्स, पोइट्रीज़, स्टोरीज़, म्यूज़िक, इन सब के द्वारा जो है अपनी देशभक्ति का जुनून दिखाते हैं। और जो ये हमारे लोग हैं इनका एक कॉमन हेरिटेज होता है, इनका कॉमन कल्चर होता है, और इनके अंदर जो है फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। अब ये जो इनके अंदर फीलिंग्स आती है, ये उस चीज़ को जो है किसी भी साइंस या रीज़न से बिल्कुल भी जो है नहीं कनेक्ट करते। वो जो है सिर्फ अपनी फीलिंग्स को देखते, किसी साइंस या रीज़न को नहीं देखते। अब हम बात करते हैं हमारे हर्डर भाई साहब की, यानी हमारे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। हमारी ये जो गॉटफ्राइड हर्डर जी हैं, इन्होंने है दो बातें कही थी, जर्मनी में कही थी। पहली हमारी दास वोक और दूसरी है हमारी वॉक्सजीस्ट। अब क्योंकि जो है हमें इसका मतलब निकालने के लिए हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हमने जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाल लिया है। दास वोक का मतलब होता है कॉमन पीपल एंड वॉक्सजीस्ट का मतलब होता है ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। उनका कहना था कि अगर हमें जो है नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना जो है उसको देखना है तो हमें किसी क्लर्जी के घर नहीं जाना, हमें किसी क्लर्जी के घर नहीं जाना चाहिए, हमें किसी अमीर के घर नहीं जाना, हमें किसी एरिस्टोक्रेट्स के घर जाने की ज़रूरत है, हमें किसी कंजर्वेटिव के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है उस देश में रहने वाले कुछ कॉमन लोगों के घर में जाने की ज़रूरत है नेशनलिज्म की भावना देखने के लिए। और जो हमारे जो उस देश की जो कॉमन पीपल हैं वही उस नेशन की आत्मा है, ट्रू स्पिरिट है, यानी कि उस नेशन की जो ट्रू आत्मा है वो उसके लोगों से है, उसके मिनरल या रिसोर्सेज से ना होकर उसके लोगों से है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है उसने किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम पर। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो जो पोलैंड था उसका हो गया था बंटवारा, और जो बंटवारे का सबसे ज़्यादा हिस्सा था वो आया था हमारे रशिया के पास। फिर से बता रही हूँ, 18th सेंचुरी में पोलैंड का हुआ था बंटवारा, और कौन कौन सी रीजन्स ने जो है इनको अपने पास लिया था, प्रशिया ने, रशिया ने एंड ऑस्ट्रिया ने। और सबसे ज़्यादा जो हमारा पोलैंड का हिस्सा आया था वो आया था हमारे रशिया पर। कैरल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेराज, लैंग्वेज यूज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। यानी कि अब क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा था पोलैंड का वो रशिया वालों पर आया था, तो जो रशिया वाले थे वो अब पॉलिश भाषा को, जो कि हमारे पोलैंड की भाषा थी, उसको हटाकर जो है अपनी रशिया की भाषा जो है इम्पोज करना चाहते थे हर एक व्यक्ति पर। जो हमारे एक भाई साहब थे जिनका नाम था हमारा कैरल कुरपिंस्की, वो ऐसा नहीं होने देना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि जो उनकी पॉलिश भाषा है कम से कम वो उसको तो जो है ज्यों का तो रहने दे। अब उन्होंने जो है पोलैंड की स्लाइसिंग तो कर दी है, तो कम से कम अब वो इस भाषा को तो इस तरह से ना छेड़छाड़ करे, उसके साथ पोलैंड की भाषा पॉलिश है, उसको पॉलिश ही रहने दे। उन्होंने जो है लैंग्वेज को एक वेपन बना के यूज़ किया नेशनलिज्म के आइडिया में। स्ट्रगल फॉर पॉलिश लैंग्वेज ओवर रशियन लैंग्वेज इन रेवोल्यूशन, यानी कि जो हमारे कैरल कुरपिंस्की थे उन्होंने जो है एक रेवोल्यूशन किया जिससे कि जो रशिया वाले लोग हैं जो कि हमारी रशियन लैंग्वेज इम्पोज करना चाहते हैं हर व्यक्ति पर, वो ऐसा ना होने दे, बल्कि वो अपने पॉलिश लैंग्वेज को जो है बचा कर रखे। और इस रेवोल्यूशन के चक्कर में बहुत सारे जो प्रीस्ट थे, बिशप्स थे, उनको जो है जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो
रशिया में रहते हुए, क्योंकि वो रशिया का पार्ट हो गया था, तो पार्ट हो गया था हमारा पोलैंड, तो रशिया में रहते हुए वो रशियन लैंग्वेज यूज़ ना कर कर पॉलिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। सो इसीलिए जो था उन्हें जेल में डाल दिया गया था। अब बात करते हैं हमारे एक दौर की, जब आया था हमारा हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवॉल्ट। सो 1830 की अगर हम बात करें, सो उस टाइम पर यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी वो ख़राब हो गई थी, यानी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारे यूरोप की वो ख़राब हो गई थी। जो पॉपुलेशन थी वो बढ़े जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट लेने वाले लोग जो हैं बढ़े जा रहे थे, लेकिन जॉब्स जो थी वो उतनी की उतनी ही थी। जॉब्स लेने वाले ज़्यादा थे लेकिन जॉब्स कम थी। सो जॉब्स की तलाश में जो लोग थे वो रूरल एरिया से जो है हमारे अर्बन एरिया की तरफ मूव ऑन करने लगे, जिससे कि उनको जो है कोई भी जॉब मिल जाए, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स थे, यानी जो हमारे एरिस्टोक्रेसी थी वो अब भी पावर में थी, और जो पीजेंट्स थे वो अब भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। जो एरिस्टोक्रेट्स थे, क्योंकि वो अमीर थे, सो वो जो कि हमारे फूड प्राइसेस के दाम जो थे वो बढ़ गए थे, फूड की शॉर्टेज होने लग गई थी। सो एरिस्टोक्रेट्स को तो मिल जाता था क्योंकि वो ज़्यादा पैसे देकर जो है फूड खरीद सकते थे, लेकिन जो हमारे पीजेंट थे वो तो गरीब थे, सो उनको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। फिर 1848 में जो है लोगों ने पॉपुलेशन ऑफ पेरिस रिवोल्टेड ड्यू टू फूड शॉर्टेज ऑफ वाइड स्प्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हमारा फूड शॉर्टेज हो रहा था हमारे पेरिस में, सो उसकी वजह से जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने रेवोल्यूशन किया। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, यानी कि जो वो लोग थे जो कि हम रेवोल्यूशन कर रहे थे, सो वो जो थे वो लुइस फिलिप के घर पर जाकर पहुंच गए और उन्होंने बोला कि राजा साहब, हम जो है आपके जो कंट्री के लोग हैं, आपके जो देशवासी हैं, वो इस तरह से फूड की शॉर्टेज को झेल रहे हैं, इतना सफ़र कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं। सो इसी वजह से जो लुइस फिलिप था वो बहुत ज़्यादा डर गया। जो उस टाइम पर लुइस फिलिप जो था पावर में था एज अ मोनार्क, सो वो जो था इस चीज़ से घबराकर जो है वहाँ से भाग गया। और फिर जब वो भाग गया, सो तब आई थी हमारी रेस्क्यू के लिए नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली थी, जैसे ही लुइस फिलिप जो था वो वहाँ से भाग गया था, तो उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया था। उसने सफ्रेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स, यानी कि जितने भी 21 साल से ऊपर के आदमी है, 21 साल से ऊपर के जो आदमी है उनको सफ्रेज दे दिया, यानी राइट टू वोट दे दिया। हर किसी को जो है राइट टू वर्क की गारंटी दे दी कि हर किसी को काम मिलेगा। बहुत सारे जो थे नेशनल वर्कशॉप्स जो हैं लगाए गए, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर किया जाए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आएगा, जिससे कि जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके और उनको जो है स्किल सिखाई जाए, जिससे कि उनको जॉब्स ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं हम हमारे सिलेसियन वीवर्स के केस की, जो कि हमारा हुआ था 1845 में। There was a revolt against cotton contractors that was led by Silesian weavers, यानी कि एक टाइम था जब हमारे जो सिलेसियन वीवर्स थे उनको जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। सो उन्होंने जो है एक बार एक कॉटन कॉन्ट्रैक्टर से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसने, जो हमारा कॉटन कॉन्ट्रैक्टर था, उसने हमारे वीवर्स को कहा कि तुम मेरा इतना काम करो और मैं तुमको तुम मेरा ये खूब सारा काम करो, मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगा। सो जो वीवर्स थे, जो हमारे सिलेसियन वीवर्स थे, उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। उन्होंने बोल दिया हाँ कि ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देंगे, और फिर काम होने के बाद तुम हमें हमारा अमाउंट दे देना। फिर जैसे ही उन लोगों ने काम किया और वो हमारे उस कॉटन कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुँचे, तो तो जो हमारा कॉटन कॉन्ट्रैक्टर था उसने काम करने से, उसने पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं पैसे दूंगा लेकिन कम पैसे दूंगा, पूरे पैसे नहीं दूंगा, जिस तरह से हमारी कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई थी। सो इसीलिए जो हमारे सिलेसियन वीवर्स थे उन्होंने कॉटन कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट किया।
अब जो आउटकम था, उन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन जो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था वो फिर भी नहीं माना। उसको वीवर्स की डिमांड का कोई असर नहीं पड़ा। उनको जो है वो आर्मीज़ के साथ मिलकर उसने उनको जो है बहुत ज़्यादा मार पिटाई की उनके साथ, और इसी चक्कर में जो 11 वीवर्स थे वो मारे गए। यानी कि रिवोल्ट करते टाइम हमारे 11 वीवर्स मारे गए। अब यहाँ पर हमें केस दिया है, केस ऑफ फ्रांस, यानी हमारा फ्रांस का एक केस है। फ्रांस में भी जो था एक रिवोल्ट हुआ था, और इसका लीडर कौन था? इसके लीडर थे हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग। लेकिन जो हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, उनका जो मांग डिमांड थी वो थोड़े हाई लेवल की थी। जो पीजेंट्स की थी वो तो चाहते थे कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड है ये बिल्कुल हट जाए, हर किसी को जो है खाना तो मिल जाए, एटलीस्ट उनको जॉब्स मिल जाए। लेकिन ये भी क्योंकि एजुकेटेड थे, इनके पास पैसे भी अच्छे खासे थे, सो इनकी जो मांग डिमांड थी वो थोड़े हाई लेवल की थी। ये चाहते थे कि जो फ्रांस है वहाँ से मोनार्की जो है वो एबॉलिश हो जाए, यानी कि मोनार्की ना होकर या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाए या फिर एज ए रिपब्लिक घोषित हो जाए। टू अचीव रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। और उन्होंने ये रिवोल्ट जो है 2 रीजन्स की वजह से किया था, अब मोनार्की अबॉलिश करने के लिए, और उनको चाहिए था यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी मेल्स के लिए सफरेज। अभी भी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं है, मेल सफरेज है, यानी कि एक पर्टिकुलर एज से ऊपर के जो लोग हैं उनके पास राइट टू वोट हो। इस तरह की उन्होंने मांग डिमांड की थी। Other European nations like Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire demanded creation of nation-state on parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association. अब जैसा कि हमारे जो ड्यूक मेटरनिक थे, उन्होंने कहा था कि फ्रांस जो है जब फ्रांस जो है छींकता है तो सारे यूरोप को जो है कोल्ड लग जाता है। उसी तरह की बात अब हमें इस पैराग्राफ में दे दी गई है। अब फ्रांस ने रिवोल्ट किया, सो जो बाकी के यूरोपियन नेशंस थे जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन सब को भी जो है नेशन स्टेट बनाने की डिमांड इनके दिल दिमाग में आने लगी। इन्होंने भी डिमांड की कि उनको जो है नेशन स्टेट चाहिए, और उनको जो है बहुत सारे फ्रीडम्स भी चाहिए। फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं? उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए कि वो जो मर्जी आए वो छाप दे। मतलब इस तरह नहीं है कि कुछ भी ऐसा वो गलत छापेंगे, लेकिन जो छापना चाहिए वो न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, प्लेज में दिखा सके। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि वो किसी भी तरह की एसोसिएशन बनाने में जो है बिल्कुल फ्री है, किसी को जो है कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। अब यहीं पर जो है हमारा दूसरा है जर्मनीज लॉ। Middle class people came together in city of Frankfurt and voted for all national assembly। यानी कि जो मिडिल क्लास पीपल थे हमारे, वो हमारे नेशनल असेंबली वोट करने के लिए जो है फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा हुए। सो उसमें से जो है जब इलेक्ट हुए तो 81 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो इलेक्ट किए गए, और उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो है एक फ्रैंकफर्ट जो है एक सिटी है, और वहीं पर एक टेम्पररी सा उन्होंने पार्लियामेंट जो था बना दिया था, जो कि था हमारा सेंट पॉल चर्च। तो वो उसकी तरफ जो थे मार्च कर रहे थे। फिर जो है हमारे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्होंने हमारे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला। और अब जो ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये गए हमारे प्रशिया के राजा के पास। प्रशिया के राजा के पास इसलिए गए क्योंकि जर्मनी जो था वो तब एक ऐसा अलग सी कंट्री नहीं थी, वो तब हमारा सिर्फ जर्मन स्पीकिंग लोग होते थे, जर्मनी नहीं थी उस टाइम तक। सो वो हमारे प्रशिया के किंग के पास गए, जो कि था हमारा फ्रेडरिक विल्हेम IV। वो हमारा प्रशिया का किंग था, उसी के पास जो लोग थे वो गए कि हमने जो है जो हमारे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर गए हमारे राजा जी के पास, हमारे विल्हेम IV के पास, और उन्होंने जो है उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया, और उन्होंने उनसे कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है और अब आप इसको जो है इम्पोज कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जो हमारे ये राजा साहब थे, इन्होंने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने जो है
बाकी की जो मोनार्कीज थी उनको भी इसका अपोज करने के लिए बोला। द पार्लियामेंट कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट द मिडिल क्लास सपोर्ट। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड। यानी कि फिर जो हमारा राजा था फ्रेडरिक विल्हेम IV, इसने आर्मीज़ का यूज़ करके जो है हमारे इन लोगों को जो कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे कि उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, तो उनको जो है उन्होंने दबाने की कोशिश की, उनका जो सर था वो झुकाने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं हमारे वुमेंस पार्टिसिपेशन की कि जो वुमेन्स थी उन्होंने किस किस तरह से पार्टिसिपेट किया था। तो जो हमारी वुमेन्स थी उन्होंने जो है कई सारी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई। उन्होंने बहुत तरह के जो न्यूज़पेपर्स थे उनकी खोज की और उन्होंने कई सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में भी हिस्सा लिया। लेकिन फिर भी जो है उनको जो है राइट टू वोट यानी हमारा जो सफ्रेज है वो देने से मना कर दिया गया। हमारी जब असेंबली का इलेक्शन, हमारे नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो रहा था, लेकिन बाद में जो है वुमेन्स ने अपना इस प्रोटेस्ट को, अपने इस रिवोल्ट को जारी रखा और फिर आखिर तक आते आते उन्हें जो है सफ्रेज राइट्स भी मिल गए। अब बात करते हैं हमारे इफ़ेक्ट ऑफ द रिवोल्ट। कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। दे फेल टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। यानी कि अब जो हमारे राजा साहब थे तो उनको जो है ये बात समझ में आने लगी कि ये जो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट हैं और ये इतने सारे मूवमेंट्स कर रहे हैं कि अगर हम इन्हें दबाएंगे तो इतना ही सर उठाए जा रहे हैं, ऐसा उन्हें देखने को मिला। सो उनको जो है इस बात का रियलाइज़ हुआ कि उन्हें जो है कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये जो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट है इनका प्रोटेस्ट, इनके अगेंस्ट में, इनका जो रिवोल्ट चल रहा है इनके अगेंस्ट में, वो थोड़ा कम हो जाए या फिर ख़त्म सा हो जाए। सो इस किसी भी अदर्स रिवोल्ट को जो कि हमारे लिबरल नेशनलिस्ट करे, सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेप्स जो थे उन्होंने उठाए। फॉर एग्जांपल हमारा जो सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर था उसको अबॉलिश कर दिया गया, बोथ इन दी हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रशिया और हमारे हैब्सबर्ग एम्पायर में, दोनों ही में जो है हमारा सर्वडम और बॉन्डेड लेबर अबॉलिश कर दिया गया। दी हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू दी हंगेरियंस इन 1867। अब जो हमारे हैब्सबर्ग एम्पायर था उसमें हमने पढ़ा था, पता नहीं फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि उसमें कितने सारे ऑस्ट्रियन के लोग थे, हमारे हंगरी के लोग थे। तो उसी तरह जो हमारे हैब्सबर्ग एम्पायर था उसने हमारे हंगेरियन जो लोग थे उनको 1867 में जो है फ्री कर दिया, उनको आज़ाद कर दिया अपने चंगुल से। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जो जर्मनी और इटली थे वो बने कैसे। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स, यानी कि जो हमारे मिडिल क्लास जर्मन थे उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो सबसे ज़्यादा फैली हुई थी। इन 1848 दे ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट, यानी कि 1848 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो ये हमारे मिडिल क्लास जर्मन्स थे इन्होंने जो है एक कोशिश किया। वो कोशिश क्या थी? वो कोशिश ये थी कि वो अलग अलग रीजन्स को मिला के जो है एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाए, बेसिकली जर्मनी बनाए, और वो हमारा एक कंट्री हो लेकिन हमारा मतलब एक नेशन हो, लेकिन वो हमारा ऐसा वैसा नेशन नहीं, वो हमारा एक नेशन स्टेट हो, यानी उसमें नेशन स्टेट के फीचर्स होने चाहिए। रिप्रेस्ड बाय मोनार्की, मिलिट्री एंड लार्ज ओनर्स ऑफ प्रशिया। लेकिन ये जो हमारे मिडिल क्लास जर्मन्स थे इनको फिर से जो है दबाने की कोशिश की गई, किसके द्वारा? हमारे मोनार्की के द्वारा। हमारे जो मिलिट्री वाले लोग थे, हमारे जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे प्रशिया के, उन्होंने जो है इन लोगों को दबाने की कोशिश की। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी हमारा जो जर्मनी था वो किस तरह से यूनिफाई हुआ, उसका प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे। अब जो हमारे प्रशिया के राजा थे उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अब लिबरल नेशनलिस्ट को जो है हम जितनी बार जो है उनको दबा रहे हैं उसी तरह से वो अपना सिर ऊपर उठा कर वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है अब जर्मनी को यूनिफाई कर ही देते हैं। उस टाइम पर जो हमारे प्रशिया की पावर थी वो हमारे विलियम फर्स्ट के पास थी। अब जो हमारे विलियम फर्स्ट थे उन्होंने जो है ऑटो वन बिस्मार्क को जो है अपने
यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट के रूप में जो है चुना कि बिस्मार्क तुम जो है मेरे लिए जर्मनी को यूनिफाई करके लेकर आओगे। तो जो अब हमारे ऑटो वन बिस्मार्क थे, जो हमारे बिस्मार्क थे, उन्होंने जो है प्रशिया की जो आर्मी थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी हेल्प से जर्मनी को यूनिफाई करने की कोशिश की। सो उन्होंने जो है उस 7 सालों में जो है 3 लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि हमारी 7 ईयर वॉर के नाम से भी जानी जाती है। और किस किस के साथ लड़ी? उसने हमारी लड़ाई लड़ी फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ। और फिर अंत में ये हुआ कि जो प्रशिया थी उसको विक्ट्री मिल गई। अब प्रशिया को विक्ट्री मिल गई यानी कि हमारी जो जर्मनी थी वो यूनिफाइड। सो जनवरी 1871 में जो हमारा प्रशियन किंग विलियम वन था उसको जर्मन का एम्पर करार दे दिया गया। वहाँ पर एक सेरेमनी हुई जो कि हमारी हुई थी वर्सेल्स में। एक हॉल था जिसका नाम था हॉल ऑफ मिरर्स। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि जनवरी 1871 में जो हमारा प्रशियन किंग था विलियम फर्स्ट, उसको जर्मन एम्पर का करार दे दिया गया। एक उसके लिए एक पर्टिकुलर सेरेमनी हुई और जो कि हुई थी हमारे वर्सेल्स में एक हॉल में। हॉल का नाम था हमारा हॉल ऑफ मिरर्स। द न्यू स्टेट विद प्रशियन डोमिनेंस, मॉडर्नाइज करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम इन जर्मनी। अब ये जो हमारा जर्मन एम्पर अलग से बना था इसमें कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स थे, जैसे कि हमारा मॉडर्नाइज करेंसी यानी करेंसी को जो है वहाँ पे मॉडर्नाइज कर दिया गया था। बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव कर दिया गया था। हमारा लीगल सिस्टम भी हमारे जर्मनी में इम्प्रूव कर दिया गया था। सो यहाँ पर जो हमें कुछ कुछ नेशन स्टेट के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अब चैप्टर के आगे यानी कि आखिरी में आते आते जो हमें पूरी तरह से नेशन स्टेट के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।